शब्दों की समझ आई नहीं और आप हार गए, तो ऐसे ही समझिए कि लगभग 90-80% रास्ते तक पहुंचने के बाद आपने प्रयास छोड़ दिया। तो ये भी ध्यान रखना है कि यदि आज से आपने डेडिकेटेड वे में वर्क करना शुरू किया है तो कम से कम 500-600 शब्द समझना शुरू करेगा, तो बच्चा 1, 2, 5 तक बोलना शुरू करेगा, है ना। 1 साल का बच्चा जिसको हम लोग ये बोलते हैं कि वो 1 या 2 शब्द मम्मी पापा बोल पाता है, एक्चुअली वो 500 से ज़्यादा शब्दों को समझता है। आप बोलो बैठो, बैठता है, आप बोलो चुप हो जाओ, चुप हो जाता है, डांटते हो, सब समझता है। तो ऐसे आप गेस कर सकते हो, है ना। सो ये शायद सही समय नहीं है कि मैं इसमें बहुत लंबी बातें करूं। बात है जो बहुत नोट करना जरूरी है कि स्पीच थेरेपिस्ट थोड़ा कंफ्यूज करता है ना। स्पीच का मतलब होता है वाणी, बोलना ही है, ये जरूरी नहीं है ना। किसी के माध्यम से यदि मैं अपनी बात आप तक पहुंचा दूं, आपकी बात मैं खुद समझ लूं, ये 2 चीजें हो जाता है तो कनेक्ट बनता है। मेरे बच्चे का इरिटेशन कम होता है, कम्युनिकेशन स्टार्ट होता है। हर बच्चा सुनकर समझे और हर बच्चा बोले, इसके बारे में तुरंत नहीं सोचना है। आज यदि मेरा बच्चा कुछ समझता है, इशारों से भी किसी भी तरह से व्यक्त करता है, आप उससे, और धीरे धीरे बच्चा जैसे जैसे कनेक्ट हो जाएगा अपनी एबिलिटी के अकॉर्डिंग, अपनी क्षमता के अकॉर्डिंग, आपके प्रयास के साथ, बहुत अच्छे वातावरण के साथ वो बोलना सीख सकता है। वातावरण कैसा? बिल्कुल वैसा जैसे म्यूजिक बज रहा हो तो बच्चे खुश होकर तालियां बजा रहे हो, हमारे दांत नहीं दिख रहे हो पर उनके दांत दिख रहे हो। तो माहौल ऐसा जहाँ उसको अच्छा लगे। यदि आपके बातचीत से और बात है जो मैं बोलना चाहूँगा मारू सर के तरफ से, उन्होंने मैंने बोला सर मैं क्यों, है ना, क्योंकि मैं ये जानता हूँ कि मैं अकेला स्पीच थेरेपिस्ट नहीं हूँ जो बहुत अच्छा या बहुत एवरेज हूँ। मैं क्यों? उनका उत्तर बड़ा गंभीर था। सर जो सब जगह दिखते हैं हम उनको नहीं ढूंढते, जो नहीं भी दिखते हैं बट दिखने लायक होते हैं उनको हम ढूंढते हैं। क्योंकि समझ में ज़्यादा नहीं आया, बट क्योंकि उन्होंने चयन किया तो मैंने चयन को जस्ट आग्रह से एक्सेप्टेंस में कन्वर्ट किया। शायद आपको और बेहतर थेरेपिस्ट मिल सकते हैं। सो आप जस्ट ढूंढिए कि क्या कोई पाता है तो हर थेरेपिस्ट बहुत अच्छा थेरेपिस्ट है। किसी एक पर्सन को ढूंढने की जरूरत नहीं है। हर थेरेपिस्ट जो जुड़ गया का इंडिकेटर है। यदि किसी को देखकर, किसी से बात करके मन को अच्छा लगता है, बस फिर बातें होती है, समझ में आता है और बच्चा बोलने की कोशिश करता है। ये सिर्फ एजुकेशन का पार्ट नहीं है। सो बच्चे के साथ यदि आपका कनेक्ट बन गया ना, उसे आप समझ लिए ना, तो बहुत अच्छा है। सर ने मेरे को एक बात और बताई कि सर यहाँ पे जितने भी ज़्यादातर लोग, आप किसी और को वो शिक्षा दे सकते हैं। मतलब हमने यदि एक्सेप्ट कर लिया और उसके वीकनेस पे वर्क करना शुरू किया तो हमारे सारे बच्चे को हम एक्सेप्ट कर लेते हैं और कोई विशेष वातावरण नहीं, वातावरण ही विशेष हो जाता है। थैंक यू। काफी है। देता हूँ, मेरा मोहित उपाध्याय है। इसने स्कूल के बारे में मैं बताऊंगा। हम राखी सीखते हैं, हम दीपक भी सीखते हैं, हम हमारे रमेश सर सब सिखाते हैं पौधों को देखभाल और पौधों को लगाने के लिए। इस पौधों की कौन की भाग है 5 प्रकार के। हमारे स्कूल में मैम और सर हमारे लिए आशीर्वाद शक्ति प्रदान कर सकते हैं। फिर हम इसने स्कूल में हम पढ़ते हैं, हम इनका सर और मैम का आशीर्वाद सदा हमारे साथ रहेगा। बहुत संक्षिप्त में मोहित ने बहुत सारी बातें आपके समझ रखी, किस प्रकार से वो यहाँ पर अपना प्रशिक्षण प्राप्त कर रहे हैं, कैसे वो अपने शिक्षक को
एक सम्मान की नज़र से देखते हैं और उनके द्वारा दिए गए सभी निर्देशनों का पालन करते हैं और कैसे वो चाहते हैं कि उनके टीचर्स का ब्लेसिंग उन पे बना रहे, वो भी उन्होंने आपके सामने प्रस्तुत किया है। निश्चित ही इतने बड़े मंच में सबके सामने बोलना हमारे बच्चों के लिए एक बहुत बड़ी बात है, हम सबके लिए बड़ी बात है। मैं भी जब यहाँ खड़ा होता हूँ और आपसे बात करता हूँ या कार्यक्रम का संचालन करता हूँ तो मुझे भी बहुत सारी चीज़ें सोचना पड़ती है, लेकिन हमारे बच्चे इस तरह के प्लेटफॉर्म पर आकर जब अपने बात रखते हैं तो हमें हमारे बच्चों पर गर्व होता है, हमारे शिक्षकों पर गर्व होता है और हमारे संस्थापक महोदय पर गर्व होता है। मैं अगली कड़ी में बुलाना चाहूँगा CRC भोपाल में अपनी सेवाएं दे रहे हमारे रिस्पेक्टेड सर डॉक्टर इंद्रभूषण कुमार जी, जो कि क्लिनिकल साइकोलॉजिस्ट भी हैं। आपको बताएंगे कि चाहे जीवन में किसी भी परिस्थिति आ जाए, मन को कैसे साधना चाहिए, मन को कैसे लगाना चाहिए। मैं रिक्वेस्ट करना चाहूँगा। हमारे देश में कुछ राष्ट्रीय संस्थान अलग अलग दिव्यांगजनों की दिव्यांगताओं के ऊपर बने हुए हैं। जिस तरह से आप समझते हैं कि एम्स हैं, IITs हैं, IIMs हैं, उसी तरह से दिव्यांगता के राष्ट्रीय संस्थान भारत सरकार ने बनाए। उन राष्ट्रीय संस्थान में जैसे अगर बौद्धिक दिव्यांगता की बात करें तो उसका राष्ट्रीय संस्थान चेन्नई में। इसी प्रकार से हियरिंग की बात करें तो उसका राष्ट्रीय संस्थान मुंबई में है। दिल्ली में हमारा फिजिकल डिसेबिलिटी का है। तो ऐसे, और अभी सीहोर में हमारा एक मेंटल हेल्थ एंड रिहैबिलिटेशन NIMHR वह बना है। उन राष्ट्रीय संस्थानों के अंतर्गत अलग अलग कंपोजिट रीजनल सेंटर CRCs उससे थोड़ा छोटा वो हर राज्य में एक स्थापित करने की भारत सरकार की जो योजना है उसके तहत अभी अनेक राज्यों में है। मध्य प्रदेश में भोपाल में कंपोजिट रीजनल सेंटर, वहां भी सभी प्रकार की दिव्यांगताओं के ऊपर विभिन्न प्रकार के कार्य किए जाते हैं। उपकरण देना, उनको ट्रेनिंग देना, ऐसे अनेक कार्य और सब कुछ वहां पर इन दिव्यांगजनों के लिए, चाहे नेशनल इंस्टीट्यूट हो, CRC हो, निःशुल्क होता है। ये इसलिए बता रहा हूं कि ये आप सबकी जानकारी में होने से इस प्रकार के लोग अगर आपके संपर्क में आए तो अगर एक लेवल जिला स्तर पे होता है, वहां अगर उसकी प्रॉब्लम। मैं 2013 में CRC भोपाल में आया एज ए असिस्टेंट प्रोफेसर इन क्लिनिकल साइकोलॉजी के लिए, और उस समय बहुत सारे संस्था के बारे में अवगत हुआ और कई लोग मुझे कहते थे कि नागदा एक ऐसे छोटे शहर है, उस शहर में आप स्नेह को जाकर के देखिए। और आज जब मैं आया और स्नेह की इतनी साफ सफाई, सभी तरह के कौशल यहाँ सिखाए जाते हैं, और मैंने देखा कि यहाँ भी एक मल्टी डिसिप्लिनरी टीम है। कहने का मतलब है यहाँ भी स्पीच थेरेपिस्ट है, ऑक्यूपेशनल थेरेपिस्ट है, साइकोलॉजिस्ट है, स्पेशल एजुकेटर है। तो हम समझते थे कि ये CRC ही एक कंपोजिट रीजनल सेंटर है जहां पर 21 तरह के दिव्यांगताओं पर कार्य किया जाता है। और लेकिन यहाँ आने के बाद मुझे लगा कि स्नेह संस्था भी बहुत अच्छा काम कर रही है और इनका सोच भी बहुत अच्छा है। यहाँ वोकेशनल ट्रेनिंग दी जा रही है, प्री प्राइमरी से लेकर के
सेकेंडरी, प्री वोकेशनल, वोकेशनल का कार्यक्रम हो रहा है। मैं इस फील्ड में 92 से हूँ और मेरा बेसिक जो क्वालिफिकेशन है जरूर मनोविज्ञान से है। मैं रांची के सेंट्रल इंस्टीट्यूट ऑफ साइकियाट्री मेंटल हॉस्पिटल से मैंने एमफिल इन क्लिनिकल साइकोलॉजी किया है और उसके पहले मनोविज्ञान में पहले आजकल उसको इंटेलेक्चुअल डिसेबिलिटी बोलते हैं कि वो समझ जाती है कि मेरा बच्चा और बच्चों से भिन्न है और जैसे चलने में देरी कर रहा है, गर्दन संभालने में देरी कर रहा है, बैठने में देरी कर रहा है, बच्चे कुछ अलग तरीके का है, इस पर ध्यान देना जरूरी है। तो अब तो बहुत जागरूकता, पहले कहा करते थे अरे ठीक है बच्चा जो है वो देरी से भी बोलता है, काफी देरी हो जाता है। उसके बाद बच्चे को उनके पास लाने के बाद डॉक्टर बोल दिए कि भाई ये आप, तो पेरेंट को क्या होता है एकाएक शौक लगता है कि क्या ऐसी बात है जो हमारे, और अल्टीमेटली हम उसी स्थान पर पहुंच जाते हैं। फिर वो बार्गेनिंग करने लगते हैं, पूजा पाठ इधर उधर थेरेपिस्ट के। अब अर्ली इंटरवेंशन भी हो गया है तो अब तो डॉक्टर पुनर्वास केंद्र में भेजते हैं, पहले भेजते नहीं। तो इस तरह से क्या होता है कि पेरेंट जो है उनके तनाव का जो स्तर है वो बढ़ते जाता है और जब बच्चा बड़ा होता है तब जाकर के वो एक्सेप्ट करने लगता है कि नहीं जो भी है हमारा बच्चा अच्छा है। तो बहुत समय बीत जाता है, उसी बीच में उनको बर्डन ऑफ केयर होता है क्योंकि इंटेलेक्चुअल डिसेबिलिटी वाले बच्चे हैं और उसको उठा करके डॉक्टर के पास ले जाना, पुनर्वास केंद्र में ले जाना। वो बड़ा हो गया है तो उठाने में दिक्कत हो रही है, पैसे की दिक्कत आ रही है, सामाजिक एक स्टिग्मा भी बन जाता है कि अरे बहुत पेरेंट कहते हैं उनके पास मत जाओ, उनका बच्चा ऐसा। पहले अब तो बहुत बदल गया है लेकिन अभी भी ये देखने को मिला है कि कई पेरेंट अपने बच्चे को अंदर ही रखते हैं और अंदर रखने के कारण क्या होता है बच्चे में बिहेवियर प्रॉब्लम आ जाता है। रिश्तेदार आए घर में अलग कर दिए, इंटेलेक्चुअल डिसेबिलिटी वाले बच्चे में कम्युनिकेशन का प्रॉब्लम रहता है, अब वो बोल नहीं पाता है, उससे ध्यान देता हूँ। एक शब्द में कहना चाहूँगा कि सीआरसी भोपाल में एक टीएमटीके को जिस किसी को टीएलएम लेना हो या ट्राइसाइकिल लेना हो, व्हील चेयर लेना हो और बीपीएल कैटेगरी में है तो सीआरसी भोपाल मुफ्त में वो देती है, तो उसका लाभ आप लोग उठा सकते हैं। वैसे तो डीडीआरसी में भी होता है, तो मैं इसी के साथ अपनी वाणी में ध्यान देता हूँ। आप लोग मेरी बात को सुने, धन्यवाद। वक्ता भी हैं और बहुत अच्छे टीचर भी हैं, प्रोफेसर भी हैं और सर का सानिध्य हम पर हमेशा बना रहता है। इसके लिए हम विशेष सर का धन्यवाद ज्ञापित करते हैं। जैसे कि आप सभी ने स्नेह को देखा है, जाना है, पहचाना है और स्नेह का स्नेह भी स्नेह को रमा है आपने। ऐसा ही स्नेह के जैसा ही एक और कार्यक्रम
ग्वालियर में संचालित हो रहा है एहसास विशेष विद्यालय के नाम से। एहसास विशेष विद्यालय का संचालन श्रीमती गीता डिंगरा जी और आलोक डिंगरा जी के द्वारा किया जा रहा है। मैं आपसे रिक्वेस्ट करना चाहूँगा आलोक डिंगरा जी सर से, कृपया आप आएं और अपनी एहसास परियोजना के बारे में हम सबके सामने अपनी अभिनंदन करता हूँ। सर्वप्रथम श्री पंकज मारू जी का भी बहुत बहुत धन्यवाद देता हूँ जो उन्होंने हमें इस योग्य संख्या की सेलिब्रिटी अवार्ड में हमको एक मौका दिया आने का, यहाँ स्नेह भंजन बनने का भी मौका दिया। हमने देखा यहाँ पर क्या क्या फैसिलिटीज हमारे स्पेशल नीड बच्चों के लिए वो क्या क्या चीज़ें प्रोवाइड कर रहे हैं, कितने पूरे मनोभाव से, जो पूरी सेवा से जो कार्य यहाँ हो रहा है उसे देखकर हम नतमस्तक हैं। न केवल मैं नतमस्तक हूँ, मुझे ऐसा लगता है कि नागरा और पूरे देश के लोग भी, जो लोग भी ये विशेष दिव्यांगता के क्षेत्र में जो लोग भी कार्य कर रहे हैं या जो अभिभावक दिव्यांगता के क्षेत्र में इस सारी परिस्थितियों में कार्य कर रहे हैं, वो सभी श्री पंकज मारू जी के प्रति भी नतमस्तक हैं। उनकी सेवा भावना के प्रति नतमस्तक। मुझसे पहले यहाँ पर स्पेशल थेरेपिस्ट, स्पीच थेरेपिस्ट श्री निर्भय कुमार केशरी जी ने अपना जो संबोधन दिया, बहुत कुछ सीखने को मिला, बहुत कुछ समझने को मिला। हम भी अभिभावक हैं एक विशेष बच्चे के। हमारी बेटी अनन्या आज लगभग 27 साल की है। जब वो हुई तो जैसा हमारे लिए पहला बच्चा था, तो जैसा हर अभिभावक के साथ होता है, घर में एक नया मेहमान आते हैं, अभिभावक के मन में बहुत सारी उमंगें, बहुत सारी खुशियां, बहुत सारी उम्मीदें आ जाती हैं। लेकिन जब आपको ये पता लगता है कि आपका बच्चा एक विशेष एबिलिटी का, एक स्पेशल एबिलिटी का बच्चा है, तो मन के जो भाव होते हैं, अभी CRC से डॉक्टर विभूषण कुमार साहब ने भावों को बहुत ही अच्छे शब्दों में कहा कि शुरुआती दौर में जो एंगर इश्यूज होते हैं कि ये हमारे साथ ही क्यों, उनसे पार पाना बहुत मुश्किल होता है। फिर उसके बाद क्रोध के बाद जो फ्रस्ट्रेशन आता है, क्या होगा, आगे सब अंधकार। और जब इन सारी परिस्थितियों से, और आपने ये भी कहा कि उसके बाद शॉपिंग शुरू करता है, डॉक्टर्स के पास जाता है, थेरेपिस्ट के पास जाता है, मंदिर मस्जिद दरगाह बाबा ये वो सब करता है, उनका भी अपना भाग्य है। तो अर्ली इंटरवेंशन की हमको बहुत सारे एवेन्यूज उपलब्ध हैं जिनसे हम थोड़ा सा कुछ क्वालिटी ऑफ लाइफ में इम्प्रूवमेंट जल्दी कर सकते हैं। तो हमने अपने बच्ची के जन्म के बाद हमने भी वही सब किया, एंगर इश्यूज भी झेले, फ्रस्ट्रेशंस भी झेले, शॉपिंग्स भी की, जैसा विभूषण कुमार साहब ने बताया। और उसके बाद ये समझ में आया कि थेरेपी और समर्पण के साथ सेवा, इसके अतिरिक्त और कोई उपाय नहीं। हमारी बेटी जब मात्र शायद 40 दिन की थी या कुछ 35 दिन की थी, तो मैं एम्स में बहुत सीनियर डॉक्टर है, डॉक्टर NK अरोड़ा साहब, उनसे मिला था और उन्होंने एक ही बात कही थी
जो आज भी मैं याद रखता हूँ। उनका कहना था कि बेटा कभी भी आपस का भरोसा खत्म नहीं होने देना और कोशिश ये करना कि ये मान करके चलना कि ये ईश्वर प्रदत्त एक अपॉर्चुनिटी है आपको सेवा के क्षेत्र में जाने की। बस उसी भाव के साथ 2003 में आज ही के दिन, आज बड़ा मैंने तो आज ही ये पढ़ा कि आज स्नेह का भी आज स्थापना दिवस है और एहसास संस्था का जन्म भी आज ही के दिन 10 जुलाई 2003 को हुआ था। वो उसी एहसास के साथ शुरू हुआ था। हमने संस्था का नाम भी दिमाग में वैसे ही आया कि एहसास रखने में है और इसी एहसास के साथ वो संस्था शुरू हुई। हमने भी प्रयास किया। आज सेवा के क्षेत्र में जो कुछ भी ईश्वरीय प्रेरणा से काउंसिल का मेंबर भी है। नमस्ते दोस्तों, आप सभी का स्वागत है। मैं जब भी स्नेह में आता हूँ तो जब मैं स्नेह में आ रहा था तो सबसे पहले मैं पढ़ाई करना सीखा। फिर उसके बाद रमेश ने मेरे को पेड़ पौधे उगाना सिखाया। फिर उसके बाद दिए राखी बनाना सिखाते हैं। फिर उसके बाद मेरे को कबड्डी, फुटबॉल, क्रिकेट जो सिखाते हैं और जिससे पहले में थे मेरी मम्मी को देखा हूँ। मैं अम्मी जो मेरे लिए खर्चा करती है उसके लिए धन्यवाद बोलता सामान्य उपस्थित सभा है, मेरे प्यारे बच्चे और प्रिय स्वरूप, क्योंकि ये 17वां जो स्थापना दिवस है और अवसर है गुरु पूर्णिमा का, तो सबसे पहले मैं भी अपने आध्यात्मिक गुरु को नमन करती हूँ कि उन्होंने मुझे आज ये सम्मान प्रदान किया। गुरु रंगी पद में नमस्ते तथापि हम बिना गुरु के कोई अर्थ नहीं रखते हैं यहाँ पर। और क्योंकि मैंने अपना जो करियर शुरू किया था वो एज ए मेडिकल प्रोफेशनल, पैरामेडिकल प्रोफेशनल अपना कार्य क्षेत्र चुना था, लेकिन पूरे 11 वर्षों के करने के बाद भी मुझे एहसास हुआ कि वो क्षेत्र शायद मेरे लिए नहीं है। हालांकि वहाँ भी मैंने अपनी जो मानव सेवा का कार्य था उसको मैंने आगे रखा, लेकिन मैं वहाँ पर इतना सब कुछ उतनी खुशी से, उतने संतोष से नहीं कर पाई। मेरे जीवन में भी आज से नहीं, पिछले 40 वर्ष पहले जब मैं 10 वर्ष की आयु में थी और 4 बहनों के बाद में हमने ब्रदर के रूप में जब हमारे पास में भाई हमारी गोद में आया, तो जैसा सर और सारे अभिभावक बता रहे हैं कि हम भी उसकी पहली किलकारी नहीं सुन रहे थे। सीधे उसे रुई के इसमें लपेटकर और NICU में रखा गया था और वहीं से हम लोगों ने इस चीज़ को अनुभव किया और ये करते रहे। ठीक है, मैं मेडिकल प्रोफेशन में स्टार्ट किया, लेकिन मुझे अक्सर ये एहसास हुआ कि ये जब सारी चीज़ें जब हम लोगों ने उसके साथ में काम शुरू किया, वो डायग्नोस हुआ कंजेनिटल थायराइडिज्म के साथ में, और हमें लगा कि उसकी आवश्यकताएं और उसकी ज़रूरतें बहुत अलग है। लेकिन जब तक लेबलिंग नहीं हुआ था, शायद हम जब तक उसके साथ काम किया, हमें ये एहसास हुआ कि बिना लेबलिंग के हम लोगों ने जब उसके साथ में काम किया तो वो अपने किशोर आयु तक वो सारी चीज़ें उसके अंदर जो एबिलिटीज़ थी उनको कर पाया। और जब वो ये सारी एबिलिटीज़ को कर पाया, इसके बाद में स्पेशल एजुकेशन और इसके बारे में हमें 95-96 में जाकर कि स्पेशल एजुकेशन या इस तरह की चीज़ें उनके बारे में मालूम हुआ। पैरामेडिकल प्रोफेशनल होते हुए मैंने बहुत सारी चीज़ें जब मैं कर रही थी और वहाँ पर मुझे वो संतोष नहीं आया
जब मैंने अपनी छोटी सिस्टर मुक्ति को एज ए स्पेशल एजुकेटर काम करते हुए देखा और वहीं से फिर मैंने अपना स्पेशल एजुकेशन का प्रोफेशन स्टार्ट किया। मैं एज ए प्रोफेशन मतलब मैं भी चाहती थी कि मैं लेक्चरर या से अपना स्पेशल एजुकेटर का प्रोफेशन स्टार्ट किया। और जब मैंने वहाँ काम किया तब मैंने जब सीवियर डिसेबिलिटी, सेरेब्रल पैल्सी, ऑटिज्म और इन सभी बच्चों के साथ में काम शुरू किया और वहाँ से काम शुरू करते करते और जब मैं उनके अंदर जो बुनियादी बदलाव लाने की बात की है ना, वही जब वो बुनियादी बदलाव ला पाई, उनको एडीएल के लिए तैयार कर पाए, उनके कम्युनिकेशन को मैंने ठीक किया, जब मैं उनके साथ में काम शुरू किया और जब मुझे सक्सेस स्टोरीज मिली कि जो बच्चे कभी अपने पैरों पर खड़े नहीं हो पा रहे थे, किसी की तरफ देखकर मुस्कुरा नहीं रहे थे, किसी को रिकॉग्नाइज नहीं कर पा रहे थे, वो जो रिकॉग्निशन उनकी स्माइल से मुझे मिलना शुरू हुआ, वही शायद मेरा पहला पुरस्कार था कि मुझे एहसास हुआ कि उनमें मेरी पहचान बनी है, मुझे वो एहसास उन्होंने दिलाया। तो ये जो बुनियादी बदलाव, और अक्सर मुझे हमेशा जब इससे पहले मैं सोचा करती थी और ये विचार आता था कि क्या हम इन लोगों के लिए कुछ नहीं कर सकते, कौन होगा जो ये कुछ करेगा। तो पहली बार ऐसा हुआ कि वो कुछ मैं भी तो हूँ, तो मैं क्यों ना शुरू करूँ। टॉम जॉर्ज बाकी सभी लोगों ने मेरी कुछ एबिलिटीज़ को उन्होंने भी रिकॉग्नाइज किया और मुझे धीरे धीरे आगे बढ़ने का मौका मिला। स्पेशल एजुकेशन में ही मैंने फिर अपना एमएड पूरा किया, अभी मैं पीएचडी कर रही हूँ और यही सब चीज़ों के साथ में फिर मैंने मनोविकास कॉलेज ऑफ स्पेशल एजुकेशन में एज ए प्रोफेसर, असिस्टेंट प्रोफेसर अभी मैं कार्यरत हूँ। और ये सारी चीज़ें करते हुए और जब मैं वहाँ भी मैंने ये महसूस किया कि जो केयर टेकर्स हैं उन्हें भी हमें ट्रेन करना होगा, स्पेशल एजुकेटर्स को तैयार करना है, तो वो सारी चीज़ें हमें वहाँ के एटमॉस्फेयर से इंडिया के एटमॉस्फेयर में जो एडजस्ट करने में बहुत सारे प्रॉब्लम आ रहे थे, बहुत सारे इश्यूज आ रहे थे। उसी वक्त सर सोनू को लेकर मेरे पास समर सेंटर में आए थे और जब हमने सोनू के साथ काम करना शुरू किया तो सर ने भी इन चीज़ों को काफ़ी वो समझा और ये सारी चीज़ें की, क्योंकि वो अभिभावक थे और ये एहसास उन्होंने बहुत जल्दी किया कि अभिभावक जो है क्षेत्र में बहुत अच्छे से कार्य कर सकते हैं। और ऐसे ही बातों बातों से हमारे साथी जो लेना मैडम आज जिनकी मेमोरी में हमें ये अवार्ड मिल रहे हैं, मैं संस्था को एक बार धन्यवाद भी देना चाहूँगी, क्योंकि उनका समर्पण और उनका ये जो सम्मान आपने उनको प्रदान किया है उसके लिए भी आप सभी को बहुत बहुत धन्यवाद। उन्होंने भी मेरे साथ में मेरे कोवर्कर जैसे सर डिफरेंट लगा। जितने भी प्रोग्राम्स इस तरह के होते हैं, नॉर्मली हम देखते हैं कुछ स्पीचेस हम सुनते हैं। आज ये जो 5 अवार्डीज ने अपने मन के भाव रखे, कहीं न कहीं मुझे लगता है हर व्यक्ति के मन को उसने छुआ होगा, क्योंकि ये जो सेक्टर है, ये सेक्टर इतना आसान नहीं है और जैसा सभी लोगों ने कहा कि इसमें काम करना भी इतना आसान नहीं है। अकेला व्यक्ति कोई काम नहीं कर सकता। स्नेह जिस मुकाम पे आज अगर है तो निश्चित रूप से एक एक व्यक्ति जो यहाँ बैठा भी है, शहर के एक एक व्यक्ति का किसी न किसी, चाहे आपने कभी हमारे बच्चों के दीपक लिए हों और वो दीपक लेकर उन बच्चों को सहयोग किया, चाहे कभी आपने राखी खरीदी हो, चाहे उनके प्रोडक्ट्स खरीदे हो, चाहे कभी यहाँ आकर अपना समय लेकर हमारे इन बच्चों का उत्साहवर्धन किया, चाहे गरबों में आकर उनके साथ गरबा खेलकर उनके मन को अच्छा लगाने का प्रयास किया, क्योंकि इन बच्चों के साथ बहुत सारे ऐसी चीजें होती है जिसमें पेरेंट्स भी उनका साथ नहीं देता। मैं देखता हूँ जब पूरे देश में घूमता हूँ और मैं ये बात कई जगह कहता हूँ, बहुत कम पेरेंट्स गीता डिंगरा जी या आलोक डिंगरा जी जैसे या सिबलिंग हिमानी मैडम जैसे होंगे
जो इन बच्चों के होने के बाद सकारात्मक रूप से इसको लेते हैं। जनरल अनुभव ये है कि पेरेंट्स ये सोचता है, और ये ह्यूमन साइकोलॉजी भी है, इंद्रभूषण सर शायद इसको एंडोर्स करेंगे, और हम सब भी जानते हैं कि एक घर में माँ के सामने भी जब 4 बेटे होते हैं और एक बेटा अगर उसमें से बेहतर करता है तो थोड़ा झुकाव उसकी तरफ हो जाता है। ये ह्यूमन साइकोलॉजी है, और इसलिए ये बच्चे उपेक्षित हो जाते हैं। धारा में शामिल करने के लिए आप सब लोग, क्योंकि मैं तो हमारे अवार्डीज को बताना चाहता हूं कि मेरा ये शहर इसलिए भी अलग है कि अब इस शहर की कई शादियों में जब महिला संगीत होता है तो गणेश वंदना हमारे बच्चे शुरू करते। ये शहर में एक कल्चरल चेंज हमने देखा। हमने इस शहर के लोगों को वो करते हुए देखा है कि शादी के रिसेप्शन में हमारे इन बच्चों को वीआईपी ट्रीटमेंट के साथ भोजन इनसे शुरू करवाया और उसके बाद उस रिसेप्शन को शुरू किया। ये इस शहर के लोगों ने करके दिखाया है। इस शहर की होटल में साल में 3 या 4 बार उनके मालिक हमारे बच्चों को बुलाते हैं और उन्हें कहते हैं कि आपको जो खाना है वो ऑर्डर कीजिए, और उन बच्चों को वहां इस तरह से ट्रीटमेंट दिया जाता है। ये कल्चरल चेंज बहुत जरूरी है, और मैं कई बार इस बात को लेके, हो सकता है के पीछे उद्देश्य सिर्फ एक है, समाज इन बच्चों को समझे, इन बच्चों को एक्सेप्ट करे, इनको अवसर प्रदान करे। मैं हमेशा कहता हूं दे डोंट नीड कंसेशंस, दे नीड कंसीडरेशन। आप उनको स्वीकार कीजिए, हमारे ये बच्चे क्या नहीं कर सकते। मैं बोलता हूं कि यहाँ जितने लोग बैठे हैं, आई थिंक 50% इस मंच पर आकर बोलने में उनको घबराहट होती है, लेकिन हमने अरुण को देखा। ये वही अरुण है जिसकी मम्मी इस बात को लेकर परेशान होती थी कि ये पूरे मोहल्ले में उधम मचाएगा। आज वही अरुण यहाँ स्नेह में बहुत सारे काम को अंजाम देता है। प्रमोद यहाँ है, प्रमोद आओ, प्रमोद इधर को लेके शहर के ABPS, ABSSS, ABHS, एवोजडी, फातिमा कॉन्वेंट, 5-7 स्कूल, BCI स्कूल आदि जगह गया, और वहां जाके मैंने पूछा कि नागरा के किसी एक सामान्य स्कूल बच्चे का नाम बताओ जिसको राष्ट्रपति पुरस्कार मिला। और उसके बाद प्रमोद को वहां खड़ा किया। तब मेरा ये सवाल था कि अब आप बताओ दिव्यांग कौन है। इस शहर का नाम राष्ट्रपति पुरस्कार लेकर रोशन करने वाला प्रमोद हमारे सामने। तो ये इनको जब अवसर मिला तो इन्होंने अपने आप को सिद्ध किया। मैं सिर्फ यही कहूंगा कि हम सब इनको अवसर पहुंच चुकी है, वो ऊपर पहुंचने वाली है। बस आज के इस अवसर पर मैं, इसके बाद हमारा अवार्ड सेरेमनी का प्रोग्राम शुरू हो जाएगा। आधा घंटा आपका और प्लीज दीजिएगा। बारिश के कारण चूंकि मैडम लेट हो गई थी, लेकिन मैडम आ चुकी है और हमारे अवार्डीज बहुत ही सम्मान के साथ आदरणीय प्रमुख सचिव करूंगा, वंदन करूंगा, अभिनंदन करूंगा। कृपया आप मंच पर आए और आप अपना स्थान ग्रहण कर इस मंच को सुशोभित करें। साथ ही ग्रेटर के हैं हमारे अध्यक्ष डॉक्टर एबिलिटी अवार्ड 2025, हमारी को फाउंडर लॉयन डॉक्टर नैना जी के क्षेत्र में अपना उत्कृष्ट कार्य कर रहे हैं और हमारे इन दिव्यांगजनों को समावेशी की ओर साथ ही साथ प्रस्तुत करेंगे। प्रार्थना के लिए हमारे सभी बच्चे तैयार हों।
अटूट बीज दिव्यांग नहीं वो आत्मनिर्भर और सक्षम है, ये बतलाया है। दिव्यांग ही नहीं वो अतिथि के स्वागत के लिए आमंत्रित करना चाहूंगा। सोनो इधर इधर डॉक्टर हिमांशु लायंस क्लब नागदा ग्रेटर के अध्यक्ष हमारे एम.के. मिश्रा जी का भी लायंस क्लब नागदा के हमारे अध्यक्ष श्री एम.के. मिश्रा जी का भी आप स्वागत करें। और शब्दों से स्वागत उद्बोधन है तो मैं आमंत्रित करना चाहूंगा डॉक्टर पंकज मारू सर को, कृपया सभी का शब्दों से स्वागत करें। कार्यक्रम में यहाँ भोपाल से हमारे बीच उपस्थित होकर हमारे सब बच्चों को आशीर्वाद देने पधारी इस प्रदेश की वरिष्ठ आईएएस ऑफिसर, प्रमुख सचिव सामाजिक न्याय एवं दिव्यांगजन सशक्तिकरण विभाग आदरणीय सोनाली मैम, मंच पर उपस्थित जोन चेयरपर्सन लायन वीरेंद्र मालपानी जी, लायंस क्लब नागदा के अध्यक्ष लायन मिश्रा जी, लायंस क्लब नागदा ग्रेटर के अध्यक्ष लायन डॉक्टर पांडे जी, हमारे आज के स्नेहलिटी अवार्ड के 5 वो अनसंग हीरोज जो इस लगातार इस क्षेत्र में चुपचाप अपने स्थान पर रहकर कार्य कर रहे हैं, ऐसे हमारे 5 स्नेहलिटी अवार्ड के विजेता रविंद्र दुबे जी, डॉक्टर इंद्र भूषण जी, हिमांगी मैम, गीता मैम और हमारे एक और मुझे आगे नहीं दिख रहे सर पीछे बैठे डॉक्टर निर्णय जी, यहाँ उपस्थित इस शहर के सभी गणमान्य नागरिकगण, पत्रकार बंधु, स्नेह का स्टाफ, मैनेजिंग कमेटी के सदस्य और मेरे दिल के सबसे करीब मेरे प्यारे बच्चे, आज के इस अवसर पर मैं आप सभी का हार्दिक स्वागत करता हूं, अभिनंदन करता हूं और निश्चित रूप से ये इस शहर के लिए
और हम सब के लिए बहुत ही गौरव का पल है जब आज हमारे बीच सोनाली मैम इस कार्यक्रम की साक्षी हुई। मैं आपको बताना चाहूंगा कि 10 जुलाई 2009 को हमने ये सफर शुरू किया था 2 छोटे से कमरे, 8 बच्चे और 2 स्टाफ के साथ। धीरे धीरे कारवां जुड़ता गया। इस शहर के लोग और पूरे देश के लोग, साथ ही साथ लायंस इंटरनेशनल, चौधरी परिवार का नाम लेना चाहूंगा, उन सब ने बहुत सहयोग किया और हम आज जिस जगह पर बैठे हैं ये भवन तैयार हुआ। जोशन नैना जो इस संस्था की संस्थापक रही, उन्होंने पूरा अपना जीवन इन बच्चों के लिए लगा। कोविड के अंदर इन बच्चों की थेरेपी रुके नहीं, घर जाकर वो थेरेपी करती रही और उस कारण उनको कोविड हुआ और उनका निधन हो गया। उनकी यह स्मृति हमेशा बनी रहे, क्योंकि ऐसे बहुत विरले लोग होते हैं। जैसा अभी धीरा साहब कह रहे थे कि उन्होंने जब उनकी एहसास संस्था को शुरू किया तो उनका अपना स्वार्थ था, इसी प्रकार मेरा भी अपना स्वार्थ था कि सोनू के कारण मैंने इस संस्था को शुरू किया था। लेकिन कुछ लोग डॉक्टर नैना जैसे ऐसे होते हैं जिनका दूर दूर तक इन सब चीजों से कोई नाता नहीं होता, लेकिन जब वो इस सेक्टर से जुड़ जाते हैं तो इस कदर हो जाते हैं कि अपनी जान की बाजी तक उन्होंने लगा दी। और उन्हीं की स्मृति में हम हर फाउंडेशन डे पर ये ऐसे अनसंग हीरोज जो इस सेक्टर में काम करते हैं उनके लिए ये सेलिब्रिटी पुरस्कार देते हैं। मैं आज के इस अवसर पर बस पिछले वर्ष स्नेह ने क्या किया उसकी एक छोटी सी झलक 3 मिनट में आपके सामने इस प्रेजेंटेशन के माध्यम से दिखाना चाहता हूं कि स्नेह किस प्रकार से 3 माह के बच्चों से लेके 45 साल अर्ली इंटरवेंशन से लेके स्पेशल एजुकेशन, सेल्फ एडवोकेसी, स्किल डेवलपमेंट, वोकेशनल ट्रेनिंग, HR डेवलपमेंट, सब पे 360 डिग्री रूप से काम कर रहा है। उसकी एक छोटी सी झलक अगले 3 मिनट में इस प्रेजेंटेशन के माध्यम से मैं चाहूंगा कि ये लाइट्स को थोड़ा सा ऑफ कर दें सो दैट आप सब लोग आसानी से देख पाए। ये लाइट्स को थोड़ा सा ऑफ। देखो देखो क्या वो पेड़ है, चादर ओढ़े या खड़ा कोई। देखो देखो क्या वो पेड़ है, चादर ओढ़े या खड़ा कोई। बारिश है या आसमान में, मछलियां भी क्यों उड़ती नहीं। ऐसे भी सोचो ना, सोचो तू। विराजमान लायंस क्लब के सभी सम्माननीय सदस्यगण, चेयरमैन, अतिथिगण, संस्था के संस्थापक
डॉक्टर मारू जी, यहाँ पर उपस्थित सभी पुरस्कार के लिए चयनित कैंडिडेट्स, उनका मैं सर्वप्रथम अभिनंदन करती हूँ। साथ ही यहाँ पर पधारे समस्त बच्चे, उनके पालक, नागदा के समस्त गणमान्य नागरिक, सभी को नमस्कार करती हूँ। यहाँ पर सबसे पहले स्नेह संस्था को बधाई देना चाहती हूँ कि आपके जो सफ़र था 2009 से अब तक 2025 आपने 17 साल पूरे किए और एक बहुत ही अच्छा उदाहरण हमारे राज्य के लिए आपने प्रस्तुत किया है कि अभी हमने वीडियो के माध्यम से देखा कि इंटेलेक्चुअल डिसेबिलिटी के सेक्टर में आपने इस संस्था के माध्यम से कितना अच्छा काम कर रहे हैं। हमारे राज्य में जो दिव्यांग हैं तो इसमें काफ़ी काम हो रहा है। आप सभी लोग जानते ही हैं क्योंकि आप सभी लोग यहाँ आए हैं किसी न किसी माध्यम से, या तो आप पालक होंगे या इस सेक्टर में काम करने वाले टीचर्स होंगे या कुछ न कुछ होंगे। आप सभी लोग, हम लोग इस सेक्टर से जुड़े हुए हैं। तो सभी हम लोग जानते हैं कि राइट्स ऑफ पर्सन विद डिसेबिलिटी एक्ट 2016 भारत सरकार का और उसके बाद में मध्य प्रदेश शासन का भी दिव्यांगजन अधिकार अधिनियम है जो 2017 का है। इसमें दिव्यांग बच्चों का सभी लोग जानते हैं कि पहले 7 कैटेगरी होती थी, अब 21 कैटेगरी हो गई है दिव्यांगता की, तो जिसमें काफ़ी सारी चीज़ें कवर्ड हैं और उनके एजुकेशन, एम्प्लॉयमेंट, वोकेशनल ट्रेनिंग, उनकी एक्सेसिबिलिटी है ना, ये सभी के बारे में उसमें विभिन्न प्रावधान दिए हैं। उनको ये भी है कि शासन में जो सुविधाएं या जो भी अमाउंट जनरल बाकी के लोगों के लिए देते होंगे तो दिव्यांगों को उसका 25% उसको बढ़ा के देना है। दिव्यांगों को नौकरियों में आरक्षण है जिसके लिए हम लोग काफ़ी समय से उसका फॉलो कर के सभी विभागों में वो कर रहे हैं समीक्षा की दिव्यांगों को अपना जो उनका अधिकार है वो नियुक्तियों के माध्यम से मिल जाए। इसके अलावा जो कैंप्स तो होते रहते हैं हर जिलों में जिसमें उनके चिन्हांकन होता है और कृत्रिम अंग उपकरण ये सब बांटे जाते हैं। तो विभिन्न उसके माध्यम से दिव्यांगों के ऊपर काम चल रहा है उनको मुख्य धारा में लाने के लिए। लेकिन इसके लिए सिर्फ शासन के प्रयास उपयोगी नहीं है, जब तक कि समाज की मेंटालिटी भी बदल जाए और उसमें जो दिव्यांगों को आपने देखा होगा कि पहले हम लोगों का नाम जो था वो निःशक्तजन कल्याण का नाम दिया। उसके पीछे भी यही भावना है कि जब किसी भी व्यक्ति को किसी भी अंग में यदि कुछ विकलांगता आती है या निःशक्तता आता है, लेकिन उसको साथ ही में एक दूसरा अंग जो है वो विकसित हो जाता है जिससे कि वो व्यक्ति जो है वो अपने सारे जो कामकाज है वो कर सके। तो इसलिए उसको दिव्यांग कहा है क्योंकि हम लोग जो सभी कुछ हाथ पाँव जो भी सब है उससे काम कर रहे हैं, लेकिन उस व्यक्ति में वो एक अलग क्षमता प्राप्त होती है कि ये जो चीज़ें हैं वो ना होते हुए भी वो अपना जीवन जी पाता है, इसलिए उसको दिव्यांग कह रहे हैं। तो हमारा ये सबका काम होगा कि इन लोगों को सबको मुख्य धारा में लाने के लिए हम सबको एकत्रित प्रयास करने होंगे। शासन के स्तर पे हम लोग जो DDRC चलाते हैं, स्पेशल स्कूल्स चलाते हैं,
अशासकीय संस्था भी है जो NGOs चलाते हैं, जो कुछ राज्य अनुदान प्राप्त भी है। तो इसमें भी काफ़ी सुधार होने की आवश्यकता है। इन सभी लोगों के भी काफ़ी सारे इश्यूज हैं, जिसमें मानदेय बढ़ाने वाला हो या इनका वेतन बढ़ाने वाला है, इनको सम्मानजनक सारी सेवा की कंडीशंस हो। इसमें हम लोग देख रहे हैं, रिसेंटली हमने लास्ट मंथ में जो राज्य अनुदान प्राप्त संस्थाएं हैं उनका मानदेय बढ़ाने का भी ऑर्डर कैबिनेट से करवा लिया है। और भी ऐसे काम है जो प्रोसेस में है और शीघ्र ही हो जाएंगे। उसमें से एक मुख्य जो काम है, हम लोग देखते हैं कि दिव्यांगों में कितनी सारी प्रतिभा है ना। अभी ये कल्चरल परफॉर्मेंस उनका अभी डांस हुआ और वहाँ पर मैं देखती हूँ कि काफ़ी सारे प्रोडक्ट्स जो हैं, अभी इसमें भी देखा दिव्य कला मेला लगता रहता है, जो दिव्यांगों द्वारा प्रोडक्ट्स बनाए जाते हैं। और भी कई काम हैं जो ये कर सकते हैं। हमारे लिए मध्य प्रदेश के लिए गौरव की बात है कि हमारे 2 दिव्यांग कपिल परमार और रूबीना फ्रांसिस है ना, इनको अभी जो पैरा ओलंपिक हुआ था उसमें मेडल मिला था, हमने उनको सम्मानित भी किया था। और ऐसे और भी हैं खिलाड़ी हैं, किसी इसमें विविध प्रतिभा रखने वाले लोग हैं। तो इनकी प्रतिभा को चुन करके लाने के लिए और जिनको वोकेशनल ट्रेनिंग या कुछ ऐसी चीज़ें दिखाते हुए कि जो अपने पैरों पर खड़ा हो सके। अभी मैंने बताया कि सरकार में इनके लिए रिजर्वेशन है, लेकिन उसके लिए जो मापदंड है, जैसे उसके लिए 12वीं पास चाहिए है ना, कोई असिस्टेंट प्रोफेसर्स होते हैं उनके लिए मास्टर्स चाहिए, PhD चाहिए। तो ये क्वालिफिकेशन अर्जित करने के लिए भी हम लोगों को उनको प्रेरित करना होगा, क्योंकि रिजर्वेशन तो है लेकिन उसका फ़ायदा लेने के लिए जो मिनिमम एलिजिबिलिटी चाहिए वो तो हासिल करें। उसके लिए हम सबको एकत्रित आके प्रयास करने होंगे। और हम लोग एक मध्य प्रदेश शासन का ही कंसेप्ट है सोशल इम्पैक्ट बॉन्ड। ये माननीय वित्त मंत्री जी ने अपने बजट भाषण में भी बताया था कि सोशल इम्पैक्ट बॉन्ड ये कंसेप्ट है कि जिसमें हम लोग ऐसे NGOs का चयन करेंगे जो किसी पर्टिकुलर सेक्टर के लिए जिसमें उसका इम्पैक्ट दिखे है ना। तो हम लोगों ने अभी ऐसा प्रस्तावित किया है कि ये जो हमारे 10वीं 12वीं पास जो बच्चे होते हैं तो उनको आगे चल के या तो हायर एजुकेशन में जाएं जिनकी रुचि हो, अपनी रुचि अनुसार, या किसी को कंप्यूटर ट्रेनिंग सीखना है, एप्लीकेशन सीखना है, जिसको अधिकारी बनने नहीं जाना है लेकिन जिसको सहायक ग्रेड 3 कंप्यूटर ऑपरेटर इस टाइप की परीक्षा में जाना है तो उसको भी मदद करें। और जिसको ये भी पॉसिबल नहीं है, किसी खेल में जाना है, किसी ITI में जाना होगा या कुछ कोर्स करके अपने पैरों पर खड़ा होना है, तो वो संस्था जो है वो उसको वहाँ तक पहुँचाए। तो ये एक नया कंसेप्ट है सोशल इम्पैक्ट बॉन्ड, उस पर भी हम लोग काम कर रहे हैं। कुल मिला के हम लोगों को ये देखना होगा कि दिव्यांग हर एक कोई बच्चा पढ़ना नहीं चाहता है और सभी तेंदुलकर भी नहीं बन सकता। तो जिसको भी जो भी प्रतिभा दिया हुआ है, निसर्ग ने दिया हुआ है, मतलब प्रकृति ने दिया हुआ है, भगवान ने दिया हुआ है, उसकी खोज करके उसको वहाँ तक पहुँचाने का काम है। तो ये हम लोगों ने हाथ में लिया है। मैं आशा करती हूँ कि हम लोग इसमें सफल होंगे और अच्छी NGOs, मैंने डॉक्टर मारू जी को भी बताया था कि आप भी हमको या तो आप खुद इसमें करें या आप किसी को पहचान करके दे दें, तो हम इस क्षेत्र में अच्छा काम कर सकते हैं। अब आज जो आप पुरस्कार देने जा रहे हो,
तो मैं सभी 5 जो सिलेक्टेड लोग हैं ना उनको बधाई देना चाहती हूँ कि आपने अपने जगह पर रह के जो भी आपसे कंट्रीब्यूशन हो सकता था उसमें आपने बेस्ट प्रयास किया है और इसलिए आप लोग बहुत बधाई के काबिल हैं। इसमें ये भी बताना चाहती हूँ कि एक जो सेंसिटिविटी होती है दिव्यांग के प्रति देखने का जो नज़रिया होता है वो आने के लिए बहुत मानसिक सेटिंग की ज़रूरत है हम लोगों को। जो सेटअप जो बदलाव होना चाहिए लोगों में, क्योंकि जिसके घर में कोई दिव्यांग है ना, या जिसने क्लोजली देखा हुआ है उसके तो मन में वो सेंसिटिविटी आती है, लेकिन जिसके पास ऐसा नहीं है उसको वो सेंसिटिविटी लाने के लिए हम लोग को प्रयास कर रहे हैं। तो आप लोग जो अभी यहाँ पर पुरस्कार पाएंगे आपसे प्रेरणा लेके और भी लोग इस डिसेबिलिटी सेक्टर में काम भी करेंगे और सभी लोग मिलके इन सभी दिव्यांगों को मुख्य धारा में लाने के लिए हम लोग प्रयासरत रहेंगे। आज आपने यहाँ बुलाया मुझे और यहाँ पर आप लोगों को धन्यवाद भी कि आपने मेरा काफ़ी समय तक इंतज़ार किया। मुझे थोड़ा लेट हो गया आने में। सभी को मैं फिर से यहाँ पर बुलाने के लिए और मुझे सुनने के लिए और आपसे इंटरेक्शन करने देने के लिए मैं धन्यवाद देना चाहती हूँ। और सभी मतलब इस सेक्टर में यदि कुछ भी आपको ज़रूरत पड़ती है या कुछ भी आपके सुझाव होंगे, कुछ भी होगा तो आप हमको ईमेल भी कर सकते हैं और कमीशन के आईडी में या यहाँ पर हमारे उज्जैन के असिस्टेंट डायरेक्टर भी आए हुए हैं श्री सोलंकी जी, तो उनके माध्यम से भी आप अपने जो सुझाव हैं या जो भी है वो हमारे तरफ पहुँचा सकते हैं। बहुत बहुत धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत। हमने सब एक दुनिया विभागों का ऐसे कर लीजिए। अच्छा है। अभी देखो बेटा, अच्छा इधर देखो, नीचे अच्छा नहीं आ रहा था, इधर देखो, यहाँ पे इस पर अच्छा है, उधर देखो, यस, वेरी गुड। वेरी गुड, शाबाश। भी आ चुके हैं सरल बनाना, जिनकी सहज पहचान विशेष शिक्षा को उन्होंने दिया है एक और स्नेह एबिलिटी सम्मान, स्नेह एबिलिटी सम्मान।
है ना, इसलिए बनाया जाता है और हम लोग एक्टिवेशंस के माध्यम से इसका विक्रय भी करते हैं और विक्रय से प्राप्त आय चाहूंगा। दादी खिला रही है, चलो लाओ।